Okay, so we are going to solve another paper for mathematics 4024 मई जून का पेपर है 2022 का। यहाँ पर जिस तरह हम पेपर नॉर्मली स्टार्ट करते हैं उस तरह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंडिडेट नेम यहाँ पर लिखना है, मेरा नाम हसीब है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस वन ओवर हियर। Receive and let's whatever the center should you have to go like 210010। ओके एंड देन कैंडिडेट नंबर जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है वो यहाँ पर आपने प्लेस कर देना है। ओके सो फिर हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए चलते हैं और फिर हम आगे चलते हैं कि हमें पेपर को क्या क्या सॉल्व करना है। ओके द फर्स्ट थिंग इज दिस इज द पेपर नंबर 1। you must answer on the question paper and you will need only the geometrical instruments। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास जो भी कैंपस प्रोटेक्टर वगैरह जो भी है, स्केल वगैरह, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर स्केलिंग और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें, ये आपके पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और इन्फॉर्मेशन आपके पास है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। आपके पास टोटल टाइम 2 आवर्स है। द नंबर ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज शोन इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। Okay, let's start with the question number 1. Now you just simply need to take the LCM. For the LCM, you just need to take the denominator. Denominator should be common over here, 2/3 plus 1/6 है। So आपको अगर इसके अंदर denominator कुछ same लेकर आना है, so you should need to multiply 2 on this side, and then you should have 4/6 plus 1/6। ओके, अब डिनोमिनेटर अगर आपके पास सेम आ जाए सो इट्स सिंपल टू सॉल्व। आपके पास आ जाएगा 5/6। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस नंबर 5/6। The next question is you need to multiply both of these the decimal numbers। Okay, just simply remove these points, consider कि ये है ही नहीं है आपके पास, ठीक है। So just multiply 4 2 times, it becomes 8। okay, so now move on to the point। अब आपके पास टोटल जो है वो पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हैं। सो 2 पॉइंट्स आपके पास इस तरह से लिखे जाएंगे और आपके पास जो पहला नंबर होगा वो हमेशा जो है उसके बाद पहला जो है वो नंबर जरूर होना चाहिए और उसके बाद फिर आपके पास यानी कि पॉइंट आपके पास शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ पर। 2 पॉइंट्स है वो यहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएंगे। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.08। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास Aisha asked a group of students about their favorite food. The table of the pictogram show some of the results। ओके, फ्रूट्स है हमारे पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मेलन। फ्रीक्वेंसी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स 8 हैं, बनाना का नहीं दिया हुआ, ऑरेंज आपके पास 5 है, मेलन जो है वो भी नहीं दिए हुए। ओके, तो की आपके पास यहाँ पर दी गई है। की में ये बताया गया है कि जो आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 4 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके पास यहाँ पर टोटल 8 हैं। अगर एक सर्कल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है सो यहाँ पर आपके पास इन टोटल जो है वो 2 सर्कल्स आएंगे एप्पल में। और बनाना के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी 3 सर्कल हैं। सो 4 and 4, it becomes 4 plus 4 plus 4, that is 12। okay, so ये 12 हो जाएंगे and 5 हैं, so just a complete circle। okay, and this part and this small part like this। okay, I'm not good at trying, so चलिए ये बन गया, बेहतर बन गया। okay, so total 5 आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। now melon 4 and 3, एक पीस इसमें से कम है, सो 4 plus 3 that is 7। so मेलन के जो है वो आपके पास टोटल 7 आ जाएंगे। सो कंप्लीट द पिक्टो डायग्राम, हमने इसको कंप्लीट कर लिए। इफ यू आर 100% करेक्ट, हमने कंप्लीटली जो है वो ठीक तरीके से इसको सॉल्व किया है। सो ये हमारे पास मार्क्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन के। राइट ऑन द मॉड। ओके, विच वन इज द मॉड? द मॉड इज बेसिकली the most repeated value। okay, so which one is the mod? ऊपर हमारे पास जो mod होगा वो फिर बनाना होगा because banana is the most repeated value। 12 number of frequency यहाँ पर इसकी 12 है। so write on the mod is
बनाना। Okay, so ये एक मार्क्स का क्वेश्चन था. Now we have question number 3. A and B are the vertices of quadrilateral. Line L is the line of symmetry of the quadrilateral. Find the coordinate of the other two vertices of the quadrilateral. Okay, हमने दूसरे दो vertices के बारे में जो है वो फाइंड आउट करना है. ये जो आपके पास लाइन L है, ये आपके पास है सिमेट्री. सिमेट्री के मतलब ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है ऑलरेडी. ठीक है. और अब वो क्वाड्रिलेटरल किस तरह से ड्रॉ है, अगर सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो यू नो कि अगर आप सिमेट्री का कहते हैं तो सिमेट्री का मतलब ये है कि आपके पास एक डायग्राम को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देने को जो है वो सिमेट्री कहते हैं. यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. तो यहाँ पर अगर आपके पास ए और बी पॉइंट्स ही हैं तो आपके पास, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ए और बी को. ठीक है. सो दूसरे दो इमेजेस कहाँ पर, दूसरे दो पॉइंट्स कहाँ पर बनेंगे जिससे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली फोर साइड फोर कॉर्नर फिगर होती है. ठीक है. फोर कॉर्नर फिगर होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे के सारे जो है इसी के अंदर आ जाते हैं. हमारे पास यहाँ पर अगर ए यहाँ पर बन रहा है, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो दैट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल जो है वो यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा होगा. और दूसरा यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके एग्जैक्टली इक्वल उतने ही डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होगा जितना यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री से ए है. सो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री के डायगनली यहाँ पर जो है वो ए यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा. एक और पॉइंट लेट्स से इसको हम सी कह देते हैं, डी कह देते हैं, ए बी सी डी, ए बी. ओके. और अगर आपके पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें यहाँ पर आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री से इतने डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री से इतना डिस्टेंस के ऊपर होगा. ओके. सो ये आपके पास बन जाती है एक क्वाड्रिलेटरल फिगर. ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पर है कहाँ पे नहीं. मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल फिगर और लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है. आपने जस्ट इसको जो है वो पॉइंट सी और डी को पॉइंट करने के बाद नाउ आपके पास सी यहाँ पर मौजूद है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस. ओके. तो मैंने बाकी दो वर्टिसेस के जो है वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना है, यानी कि सी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हैं, मैंने उनके बारे में बताना है. सो अलोंग द एक्स एक्सिस सी का कोऑर्डिनेट 4 है. ठीक है. और अलोंग द वाई एक्सिस इसका कोऑर्डिनेट 2 है. 2, सो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 एंड 2 पॉइंट सी के. देन पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट जो है अलोंग एक्स एक्सिस 3 है. ठीक है. और अलोंग वाई एक्सिस 4 है. सो मेरे पास 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ओके. तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द टेम्परेचर इनसाइड द ल्यूक हाउस इज 18 डिग्री. द टेम्परेचर आउटसाइड हिज हाउस इज minus 13 -3 डिग्री. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन these temperatures. ओके. सो हमने बताना है कि ल्यूक के इनसाइड के हाउस का टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री है और बाहर जो है वो ठंड है, -3 डिग्री है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 डिग्री है, माइनस हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है टेम्परेचर के दरम्यान में, दूसरा -3 डिग्री है. सो दैट विल बिकम 18 + 3 एंड टोटल इट इज 21 डिग्री. सो आवर आंसर इज 21 degree centigrade. So degree centigrade already been over, so we do not need to write this one. 21 degree. Okay, the Luke's thermometer measures the temperature correct to the nearest degree. At the midnight, the thermometer measures the temperature outside as -6 degrees centigrade. Find the upper bound of the temperature outside at the midnight. ये हमारे पास हो जाएगा. हमने अपर बाउंड इसके अंदर फाइंड आउट करना है. सो हम -6 डिग्री है. सो अपर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वैल्यू होती है, हाफ को ऐड करते हैं उसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगी दैट इज -6 + 0.5 दैट सिंपली इक्वल्स टू -5.5. ओके. सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 5.5, -5.5 डिग्री सेल्सियस. ओके. सो द नेक्स्ट इज अबाउट द स्केलिंग. जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का होना ज़रूरी है एज वी आर वर्किंग ऑन
directly on the screen, so it is impossible for me, but I'm just going to help you to understand कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने स्केल को रखना है। ठीक है, हमने स्केल से यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करनी है और यहाँ तक इसको मेजर करना है। ओके, इट कुड बी अब ये वहाँ पे स्केलिंग के हिसाब से होगा यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है कौन सी नहीं आती है, बट जो मेरे पास हार्ड फॉर्म में कॉपी मौजूद है मैं आपको उससे रिलेटेड जो है बता देता हूँ कि उसको अगर मैं मेजर करता हूँ तो उसकी कितनी आती है। मैं उसकी एक पिक्चर यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ इस तरह से ए पॉइंट को हमने ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर इस तरह से स्केल कर देना है। स्केल इस तरह से करना है कि हमारे पास यहाँ से जीरो स्टार्ट हो और यहाँ पे हमने नोट डाउन करना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आए। सो जब आप स्केलिंग से इस तरह करके यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन आपके पास ड्रॉ होगी और आपने इसको जस्ट सिंपली मेजर कर देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है। इट इज़ अराउंड अबाउट 9.3, यस 9.3 9.4 आ रही है। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो हम चलते हैं पेपर की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया था वो था 9.3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर उन्होंने स्केलिंग हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल है तो हमने इसकी स्केलिंग जो है वो किलोमीटर के अंदर ही करनी है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेज ए एंड बी। ओके, सो इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 kilometer, then 9.3 kilometer becomes equals to 2 multiply 9.3, okay, sorry 9.3 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। 9 पॉइंट, यहाँ पे स्केलिंग जो है ये वाली स्केलिंग सेंटीमीटर में है, तो 9.3 सेंटीमीटर जो है वो 2 टाइम्स 9.3 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगी। दैट बिकम्स इक्वल्स टू 9.3 times 2, 6 and 18 and this one, so that becomes equals to 18.6. So our answer is 18.6 kilometer. Okay, measure the bearing of B from A. Okay, तो बेसिकली बेयरिंग जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज एंगल होता है। सो हमने जो यहाँ पर एंगल मेजर करना है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है इनका। द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए, ए से जो है वो बी की तरफ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है। सो इसकी भी हमारे इसके लिए भी हमारे पास प्रोटेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्टर नहीं है। सो यहाँ पर इसको मेजर करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट, क्या बल्कि इम्पॉसिबल है यहाँ पर इसको मेजर करना। तो इसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर के साथ ही शो करवा देता हूँ कि इसकी पिक्चर को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास डायग्राम है, ये प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर को आप दो तरह से रख सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है, ये अपर पार्ट का आप जस्ट प्रोटेक्टर कंसिडर करें और फिर यहाँ से मेजर करें कि आपके पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कंसिडर करें कि आपके पास ये वाला एंगल क्या बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर शो करवा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 17 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल जो होता है वो 90 डिग्री, यानी कि आपको पता है कि जो एक प्रोडक्टर है उसके यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। सो ये यहाँ पे आपके पास 19 डिग्री बनेगा और ये वाला पॉइंट आपके पास। सो बेसिकली हमने एंगल तो ये वाला मेजर करना है ना, ये वाला एंगल हमने मेजर करना है थीटा। सो वी जस्ट सिंपली यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो आएगा दैट इज, हम तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 19 माइनस 17 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 73 डिग्री। तो ये हमारे पास 73 डिग्री है। अभी हम इसकी पिक्चर को भी देखते हैं कि पिक्चर में यहाँ पर हमारे पास किस तरह से रखनी है। इसको दो तरह से रखा जा सकता है, एक मेथड तो ये है, ठीक है, और इसके साथ दूसरा मेथड भी, हम पहले हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। सो हमारे पास इसका जो दूसरा मेथड है
ये हमारे पास प्रोटेक्टर इस तरह से रखी जा सकती है, नाइन के ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है, और ये यहाँ से, जब यहाँ से इस एंगल को हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 17 डिग्री बन रहा है। तो 90 में से 17 हमने सेपरेट किया था, हमारे पास 73 आ गया था। एक तो मेथड ये है, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास है, इसके अंदर हमने जस्ट इसको टिल्ट कर देना है। पहले हमारे पास प्रोटेक्टर इस तरह से थी, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था नॉर्थ के ऊपर। सो अब जो हमारी प्रोटेक्टर है वो इस लाइन की जो है वो ऊपर अलॉन्ग जो है वो स्केल की गई है, हमने इसको इसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एंगल बनेगा वो है, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे। आपको उसी तरह से स्केलिंग करनी है, मेजरिंग करनी है बेरिंग की, क्योंकि हमारे पास जो है वो बेरिंग के बारे में कहा गया है। तो नॉट जस्ट सिंपली द एंगल, बेरिंग के थ्रू जो है वो हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज एंगल को। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो वो टोटल 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है। तो हम जिस तरह मर्जी कर लें, हमारे हमें आंसर जो है वो उससे ठीक ही मिलेगा। कबीर इन्वेस्ट $250 इन द सेविंग। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास पी होती है, इन्वेस्टमेंट हुई है $250 की, एंड एक्सेप्ट द अकाउंट पेज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास क्वेश्चन है एट द रेट ऑफ 1.5 रेट पर ईयर, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल रिसीव एट द एंड ऑफ द 4 years। हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो टी है। सो यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो कबीर को पे होगी आफ्टर 4 years उसके बारे में बताना है। अगर एट द रेट ऑफ 1.5% पे है, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर इतनी है, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा पी टाइम्स आर टाइम्स टी। सो हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, $250। आर की वैल्यू जो है वो 1.5% है, तो परसेंटेज की साइन को अगर हम उठाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स 4। तो इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी जस्ट सिंपली गेट 25 4 टाइम्स 1000। ओके, ये आ गया 1000। और उसके बाद अगर हम इसमें से जीरो को हटा देते हैं, तो हमारे पॉइंट को हटा देते हैं, तो हमारे पास 100 टाइम्स 10 हो जाएगा। ओके, ये जीरो जीरो से कैंसिल, और ये देन दोनों जीरो से कैंसिल, वी जस्ट हैव 15 times 1, it becomes 15. So after 4 years, he will receive only $15 at the investment of $250। Okay. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है शेडेड एरिया रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 85 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है, एक का सेंटीमीटर में और एक का मिलीमीटर में, बट वी नीड टू फाइंड द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर हम पहले कन्वर्जन चेक कर लेते हैं 85 मिलीमीटर की। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है हमारे पास 10 मिलीमीटर के। तो अगर हम इन दोनों का स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सो मेरे पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर बिकम्स इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वेयर। सो 100 यहाँ पर अगर आके डिवाइड होता है, सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन 100 बिकम्स इक्वल्स टू 1 millimeter square. So we need to find the 85 millimeter square. So 85 millimeter square is equals to 85 by 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ओके, सो टोटल शेडेड एरिया में से हमने जस्ट फाइंड आउट करना है, टोटल रेक्टेंगुलर एरिया में से हमने टोटल फाइंड करना है सिर्फ इसका शेडेड एरिया, ठीक है। सो हम रेक्टेंगल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो शेडेड एरिया becomes equals to area of triangle minus area of, sorry, rectangle and area of triangle. So area of rectangle is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जो हमारे पास आंसर आया था कन्वर्जन के बाद, दैट इज 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट वुड बिकम्स 8.15 सेंटीमीटर
square. So that's the answer, 8.15 centimeter square. ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। shows this diagram shows a pentagon, find the value of a. ओके, सो पेंटागॉन्स के हमारे पास टोटल 5 एंगल्स होते हैं। तो 5 एंगल्स जो है वो टोटल 540 डिग्री की होते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स पेंटागन इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो हमने अगर ए डिग्री को फाइंड आउट करना है, सो हमने जस्ट इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। ए डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 65 डिग्री। सो अगर हम इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो ये सब के सब 540 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। ओके, इनको सिंपली ऐड करते हैं। 110 and 195 becomes equals to 205, 205 and 5 to 10, to 10 and 20। चले हम यहाँ पे इसको सारे के सारे को यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो 125, 110, 95 and 65। okay, that is 15, 3, 4, 4 and 9, 13, 13 and 6, 19, and that is 295। okay, so a degree plus 295 degree is equals to 540 degree। okay, so a degree is equals to 540 degree subtracted with 295 डिग्री। ओके, सो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो हमारे पास आ जाता है 540, 295, that is 5 and that is 4 and that is 2, so we have 245 डिग्री। हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 245। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। शानी मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न्स यूजिंग काउंटर्स। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2 एंड पैटर्न नंबर 3 लुक लाइक दिस। कंप्लीट द टेबल। पैटर्न नंबर 1 के अंदर 5 डॉट्स हैं, पैटर्न नंबर 2 के अंदर 8, 3 के अंदर 11। सो अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें तो वी हैव फर्स्ट पैटर्न इज 5। नेक्स्ट पैटर्न के अंदर हमने 3 ऐड किए तो 8 आया, एंड देन नेक्स्ट पैटर्न जब हम 3 ऐड करेंगे उसके बाद फिर अगेन अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आना चाहिए, और अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आना चाहिए। सो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 एंड 14 + 3 becomes 17। ओके, सो हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है पार्ट नंबर ए का, +3 +3 एंड +3। ओके, पार्ट बी है फाइनल एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ द काउंटर्स इन पैटर्न n। n पैटर्न हमने फाइंड करना है। सो nth पैटर्न के अंदर क्या करेंगे, हमने इसके nth पैटर्न को जनरेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 को हम हर एक के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आता जा रहा है। सो अगर हमने स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट से करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट पैटर्न का आंसर जो है वो 5, देन नेक्स्ट पैटर्न का, देन जो है नेक्स्ट जो है वो वैल्यू एन की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू से 2 से रिप्लेस करते हैं तो 8, 3 से रिप्लेस करते हैं तो 11, 4 से 14 और 5 से 15 आता जाए। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना है कि हमने इसको जनरेट करना है। लेट्स से कि अगर हम 3n करते हैं, सो अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3। ठीक है, और अगर हम इसमें, तो हमारे पास पहली वैल्यू नहीं आ रही है, सो हम इसके अंदर अगर हम 2 ऐड कर देते हैं सो ये हमारे पास आ जाता है 3 × 1 + 2 becomes equals to 5। सो ये हमारे पास पहला पैटर्न जनरेट हो गया है। अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, अब अगर हम n की वैल्यू को 2 रिप्लेस करते हैं सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 6 + 2, दैट इज इट। ओके, नाउ दैट्स द रिजल्ट, दैट्स द रिजल्ट, दैट इज 3n
प्लस 2 इज द nth पैटर्न, कि अगर हमने कोई भी नंबर ऑफ वैल्यू इस पैटर्न पे फाइंड आउट करनी होगी, हम जिसलिए जस्ट सिंपली जो है वो n की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे पैटर्न्स में से, हमारे पास उस पैटर्न के नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे। Okay, so next question is Shani has 100 counters. She uses some of the counters to make the pattern 20. Okay, she uses all the remaining counters to make to make pattern K. Find the value of K. So she's saying that out of 100, she uses some of them to make the pattern number pattern 20. So the pattern 20 means the value of n is 20. Okay, the pattern is 3n plus 2. Okay, so हम just 20 के अंदर replace कर देते हैं value. So ये आ जाएगी 60 plus 2, that is 62. Okay, so she uses 62 counters to make the pattern number 20. Okay, the next question, the next part of part C is she uses all the remaining counters to make the pattern K. ओके, तो बाकी जितने भी बच गए हैं उससे उसने पैटर्न के को ड्रॉ किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने के पैटर्न को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट के पैटर्न को फाइंड आउट करने से पहले हमें 62 सब्ट्रैक्टेड जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बाकी कितने बच गए हैं, 62 100 माइनस 62 इज इक्वल्स टू 38। ओके, सो हमने हमारे पास जो नेक्स्ट काउंटर बना है वो 38 जो है वो आउट ऑफ 100 जो है वो इतने बाकी रिमेनिंग है। तो हमने केथ पैटर्न को फाइंड करना है। सो 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 38, 3k is equals to 32 minus 2, and 3k is equals to 36, and k is equals to 36 divided by 3, that is equals to 12. So we have the value of k is 12. हमारे पास है रेड, रेशियो ब्लू, रेशियो ग्रीन बॉल्स हैं। ओके, रेड जो है वो हमारे पास 3 है, ब्लू हमारे पास 8 है, ब्लू अगेन हमारे पास 5 है, और देन हमारे पास ग्रीन जो है वो 2 है। ओके, हम इसको इस पैटर्न के ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 टाइम्स 16, ओके, देन 8 5 टाइम्स 40, and then 5 3 times 15। ओके, सो 15 रेशियो टोटल, टोटल्स इनमें से हमारे पास जो है वो 15 14 और 16 जो है वो रेड ब्लू और ग्रीन बॉल्स हैं। अच्छा, तो हम इन सबको आपस में ऐड कर देते हैं, 15 40 एंड 16। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 11। ओके, 5 6 एंड 7, तो ये मेरे पास 71 आ जाएगा। ओके, सो हमने जो रेशियो फाइंड आउट करनी है वो ब्लू की रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास ब्लू जो है बॉल 41 है और टोटल बॉल्स हमारे पास 71 है। सो 40 रेशियो 40/71, ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, use a straight edge and encompasses only to construct the bisector of the angle PSR. Okay, so angle S के ऊपर हमने bisector बनाना है campus को use करते हुए। We do not use campus over here. So let's try to make it as clear as possible by hand। अच्छा, आपने इस पॉइंट के ऊपर अपने कैंपस को जो है वो पेन को रख के और एक पॉइंट जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, और जितनी कैंपस ये ओपन किया इसी को यहाँ पर ओपन करके एक पॉइंट आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास इस पॉइंट के ऊपर रखकर उतनी ही कैंपस से यहाँ पर आर्क लगानी है, और इस पॉइंट पर रखकर आपने उतनी ही कैंपस से यहाँ पर आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है, दिस क्रॉसिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको आपने एस के मिड से इंटरसेक्ट कर देना। सो बेसिकली ये आपके पास बन चुका है द बाइसेक्टर ऑन एंगल एस। कैंपस की हेल्प से बनेगा। अगेन रिपीट करते हैं, इसके ऊपर पेन रखकर यहाँ पर पेंसिल जो है वो थोड़ी सी कैंपस को
अंदाजे के मुताबिक खोलकर यहाँ पर आर्क लगा देनी है, यहाँ पर आर्क लगा देनी है। दोनों ये आर्क जो है वो इक्वल कैंपस को ओपन करके करनी है। जितनी यहाँ पे लगेगी उतनी आर्क यहाँ पे फिर रखकर यहाँ पे लगेगी। और फिर एक बार यहाँ पर रखकर इस साइड पे आउट ड्रा करेंगे और दूसरी बार यहाँ पर रखकर इस साइड पे आउट ड्रा करेंगे, तो ये एक आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। उसको फिर एस से मिडल से जो है वो उसके मिड पॉइंट को, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को एस के कॉर्नर से या एस पॉइंट से जाकर कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास बाइसेक्टर बन जाएगा ऑफ एंगल पी एस आर। Okay, so the next thing is the point X lies inside the quadrilateral PQRS. Point जो है वो इस quadrilateral figure के अंदर lie कर रहा है and is closer to PS than to RS, और वो closer है PS के, यानी कि इस लाइन की closer है than to RS, बजाय इसके कि इस लाइन के। यानी कि ये हमने जो बाइसेक्टर एंगल एस का बनाया है, इसके दो पार्ट्स बन गए हैं। एक पार्ट हमारे पास ये वाला रीजन बन गया है टोटल, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास ये वाला रीजन बन गया है, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल एक्स है, जो पॉइंट एक्स है, वो लाई कहाँ पे कर रहा है? वो लाई कर रहा है क्लोजर टू पी एस। जब क्लोजर टू पी एस लाई कर रहा है, सो दैट सिंपली मीन्स कि वो यहाँ इस रीजन के अंदर लाई कर रहा होगा, यानी कि बाइसेक्टर की लेफ्ट साइड के ऊपर वो लाई कर रहा होगा। ओके, so we have the next is write 0.00203561 correct to the three significant figures. यहाँ पर हमारे पास जो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बेसिकली 203 है। जस्ट ओनली 203 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज हमने यहाँ पर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। सो हम यहाँ पर अगर इस पॉइंट को पिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये 1 2 एंड 3 थ्री डिजिट्स जो है वो शिफ्ट होगा राइट साइड पर। सो वी हैव 2.0 एंड द नेक्स्ट डिजिट दिस दिस इज 5। ओके, सो हम इसके साथ जो 3 है इस पे 1 ऐड कर देंगे, दैट इज 4। और थ्री डिजिट्स जो है ये राइट पे शिफ्ट हुआ है, सो 10 पावर्स -3। By writing each numbers correct to one significant figure, estimate the value of this one. अच्छा, अगर हम इसके estimated values को करते हैं, सो हमारे पास 3.93 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 63 जो है वो 3, सो वी कन्वर्टेड इनटू 60, एंड 0.42, सो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.4 के अंदर। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 टाइम्स 60 बाय 0.4, दैट इज इक्वल्स टू 120। और अगर हम इस पॉइंट को रिमूव करते हैं, दैट इज 4/10, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 120। 120 multiply 10 times 40, sorry, 10 times 4 only. Okay, 4 3 times 12 and 0 and 30 times 10 becomes 300. So our answer is 300. Okay, so evaluate this one. Square root of 9 is just 3. Okay, square root of 9 is 3, and cube root of 64 is 16. Cube root of, sorry, 60, cube root of 64. ये कौन सा लग गया? अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 64। अच्छा, 64 का क्यूब रूट अगर आप डायरेक्ट, लेट सपोज इफ इन केस अगर आपको नहीं फाइंड कर पा रहे, सो यू जस्ट नीड टू टेक द एलसीएम। 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 2, 16 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। आपके पास ये सारा आ चुका है इसका, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी एक कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, तो ये आपके पास टोटल जो हो जाएगा क्यूब रूट जो आपके पास आ जाएगा, दैट इज 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब्स। ओके, ये क्यूब रूट ऑफ दिस वन एंड देन स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास स्प्लिट होके आपके पास बन जाएगा, यानी कि ये आपके पास इन शॉर्ट ये जो स्क्वायर ये क्यूब रूट बनेगा ये 4 का बनेगा, ठीक है। 64 इज द क्यूब रूट ऑफ 4, 4 पावर्स 3, सो ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 4 पावर्स स्क्वायर, that is equals to 12 square and that is equals to 144। so हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 144।
Uh, write down an irrational value of n that satisfies the inequality 4.5 and 5.5. अच्छा, हमने यहाँ पर कोई irrational value को जो है वो guess करना है, ये find out करना है that lies in between this interval 4.5 to 5.5. So अगर मैं एक rational number को पहले हम consider कर देते हैं, let's say कि 4, ठीक है. So 4 is the square of 16, ठीक है. But 4 does not belong to this interval because this intervals start from 4.5 to 5.5, ठीक है. वो इसके दरम्यान है, तो आपके पास जिस अंडर रूट 16 का जो स्केयर आ रहा है वो 4 आ रहा है, वो इसके अंदर लाई नहीं करता. लेकिन अगर हम यहाँ से 5 का लेते हैं तो दैट इज 25. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, और 5 यहाँ पर बिलोंग करता है, ठीक है. दैट इज इन बिटवीन 5 to 5.5. Okay, but this is a rational number. So what is the irrational number? So the in between, but the number that is less than, so the number that is less than 25 is the square root of is an irrational number, ठीक है. हमें irrational number क्योंकि find out करना है. So consider it the 24. Okay, ये मैं guess कर लेता हूँ 24. So is 24 lies in between this? Yes, क्योंकि ये 16 से greater है और 25 से less है, तो ये definitely इसके अंदर जरूर lie करेगा. And the reason why I'm calling this one is the irrational number because the number that is not the perfect square is called an irrational number. So okay, so 24 is not a perfect square. Okay, so for that reason, this is called an irrational number. So that's the answer of this question. Write these numbers in order of the size, starting with the smallest. Okay, so पहले हम इसको convert कर लेते हैं दूसरी फॉर्म के अंदर. 0.0002 and this one is 0.02. Okay, so 0.02 के अंदर ये convert. अब ये -2 है, ये -4 है. अच्छा, so the smallest one is this one. Okay, so 0 point, not 0 point, इस फॉर्म लिखेंगे उसी फॉर्म में जिसके अंदर जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ 10 powers -2. The next one is 0.002 and the next is 0.02 and the biggest number is 2000. Okay, this is a calculation using number in standard form. A times 10 powers -7 division. Okay, ये दोनों आपस में divide हो रहे हैं. So a 10 powers -7 divided by 5 times 10 powers p is equals to 4 10 powers 16. Okay, so इनकी powers को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो that is a. सो यहाँ पे एक पावर ऊपर जाएगी, सो -7 minus b is equals to 4 times 10 powers 16 -16. ओके, सो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं. कंपैरिजन हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली तो वैल्यूज हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे. सो वी हैव a by 5 is equals to 4. So a is equals to 4 times 5. So we have a values 20. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो 20 आ चुकी है. सो हियर इज द 20, और जो हमारे पास पावर्स हैं हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे. ओके, सो हमारे पास -7 माइनस बी इज इक्वल्स टू -16 है. सो पी दूसरी साइड पे चला जाता है. 7 + 16 इज इक्वल्स टू पी, और यहाँ से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी हैव 9. सो पी हैज अ वैल्यू 9. So our answer is 9. In the next question, he's saying that y is directly proportional to x minus 1 ka square. When x equals to 5 and y equals to 32, find the value of y when x is equals to -2. Okay, so पहले हम इस proportionality को जो है वो लिख लेते हैं. Directly proportional है, so x minus 1 का square. So proportionality के साइन को जब हम खत्म करेंगे, so we have a constant that is k. Okay, so first we need to find the value of k. To find the value of y for x equals to -2. So 32 is equals to k. X is 5 minus 1 squares. 32 is equals to k.
4 squares, so k becomes equals to 32 divided by 4 squares, and this implies that k is equals to 32 divided by 16, and the value of k equals to 2. Okay, so now for this value of k equals to 2, we need to find the value of y for x equals to -2. Okay, so we know k equals to 2, x equals to -2, and we need to find y equals. So there is a relation y is equals to k, x minus 1 ka square. So we need to find the value of y. We have k equals to 2, x equals to -2 minus 1 square. So y is equals to 2 minus 3 squares. Okay, so y is equals to 2 पावर 9 नेगेटिव स्केयर पावर को जो है वो स्केयर पावर नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, सो 9 2 times 18, so we have the y values equals to 18. Okay, in the question number 16, the graph of y is equals to x cubed by 5 minus 3x plus 2 is drawn on the grid. So in the part A, he is asking, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at y equals to -1. ओके, सो हमने -1 के ऊपर जो है वो इसको ड्रॉ करना है. सो लेट्स डू दिस वन. अगर हम इसको -1 के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू प्लेस होगी यहाँ पर, सो x इक्वल्स टू -1 जो है यहाँ पर बन रहा है. सो हमारे पास जो ग्रेडियंट बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर बनेगा. ओके, सो ग्रेडियंट हमारे पास जो इस पॉइंट पर बनेगा वो मैं आपको ज़रा यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से बनेगा. वेट अ मिनट. तो हमने x इक्वल्स टू -1 के ऊपर जो है वो हमने इस तरह से स्केल रख के ग्रेडियंट को ड्रॉ करना है जो हमारे पास -1 से कट करेगा. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर अगेन. यहाँ पर मैंने इसका ग्रेडियंट को ड्रॉ कर दिया जो यहाँ पर -1 से कट कर रहा है. सो यहाँ पर जो ग्रेडियंट के पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पर टेंजेंट के पॉइंट्स हैं, वो टेंजेंट जो जहाँ पर बन रहा है वो आपका बन रहा है यहाँ से. आपके पास जो है वो -1 एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है, और आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट है अबाउट 4.8. ओके, सो द अदर पॉइंट, बिकॉज हमने यहाँ पे इसके जो है वो ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है तो हमें 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए. सो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेट लाइन को दूसरा पॉइंट लिया है दैट इज 1 and 0. ओके, सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए कोई भी हमें कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट्स से कि दिस इज y2 4.8 माइनस y1 इज 0, x2 इज -1, and y2 is also equals x2 is 1 plus 1, and y2 is -1. Okay, so we have 4.8 divided by 2. Okay, so that becomes equals to, हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.4. तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.4. ओके, सो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं नोटेशन को, टेंजेंट लॉ जो मैंने ड्रॉ किया. ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा. By drawing a suitable straight line on the graph, find the solution of the equation x cubed by 5 minus 3x equal to. तो पहले हमें जो है वो इन दोनों जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 5 माइनस 3x प्लस 2, और जो दूसरी इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर एक साथ लिख लेता हूँ. तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स क्यूब बाई 5 माइनस 3x प्लस 2, और जो हमारे पास यहाँ पर एक गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास है एक्स क्यूब बाई 5 माइनस 3x. ओके, सो बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो वो +2. सो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी वो y इक्वल्स टू 2 को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. ओके, सो y इक्वल्स टू 2 जहाँ पर जो ड्रॉ होगी दैट इज इक्वल्स टू, वो इस पॉइंट से पास करते हुए
आपने स्केल से इसको स्ट्रेटली ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से 2 से कट करेगी एंड देन ये आगे चलती जाएगी। ओके, सो ग्राफ के ऊपर जो सॉल्यूशन होते हैं वो बेस करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के ऊपर। सो अगर मैं इसमें यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके जो है सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, ये डॉटेड लाइन जहाँ जहाँ से भी इस ग्राफ को, इस कर्व को कट करेगी, वो उसके सॉल्यूशन होंगे। सो अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करता हूँ सो अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ओके, दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4। यहाँ पर मेरे पास 2, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू +4, बट नॉट एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 3.9। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर जो दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3.9 और 3.9, बट द वन इज द पॉजिटिव एंड द अदर वन इज द नेगेटिव। सो मेरे पास यहाँ पर जो x की वैल्यूज आ जाएंगी वो मेरे पास आ जाएंगी, एक x इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 है और वो 2 को कट कर रही है। दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -3.9, ओके, -3.9, और तीसरी मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू +3.9। Okay, in this question we have Ryan says each diagonal of the quadrilateral Q divides it into two congruent isosceles triangles drawing around each of the quadrilateral in the list, for which Ryan's statement is always true: square, rectangle, rhombus, parallelogram, trapezium, and the kite. Okay, यहाँ पर हमने डायगोनल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं ताकि हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन जाएं। क्वाड्रिलेटरल फिगर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फिगर्स हैं। क्वाड्रिलेटरल फिगर्स का हमने पहले बताया था कि ये 4 साइडेड फिगर होती है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फिगर्स। सो हमने ऐसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो है वो ड्रॉ करनी है यूजिंग दीज फिगर्स। सो जिसमें पॉसिबल है हमने उसी का ड्रॉ करना है, जिसमें पॉसिबल नहीं है उसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ स्केयर से। स्केयर के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। सो इफ आई ड्रॉ स्केयर, ओके, सो इट कुड बी लाइक दिस। ओके, सो अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। इसकी ये और ये वाली साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की इक्वल होंगी। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर केस के बारे में बात करता हूँ, तो रेक्टेंगुलर केस के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं बन सकता कि हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बने। अगर मैं इसको यहाँ से डायगनली इंटरसेक्ट करता, डायगनली इसको जो है वो डिवाइड करता हूँ दो पार्ट्स के अंदर, तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी रियल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन है कि दो लाइंस जो है उसकी इक्वल होती हैं। तो ये रेक्टेंगल के अंदर जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर रोम्बस की बात करते हैं, तो रोम्बस जो है वो इस तरह से होता है, और रोम्बस को अगर हम डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो इसके अंदर भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। बट इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट ये केस पॉसिबल नहीं है। सो रेक्टेंगल में भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम में भी नहीं होगा, ट्राइंगल में भी नहीं होगा, काइट ओनली रोम्बस और स्क्वायर के अंदर ये पॉसिबिलिटीज होगी। ओके, सो आई थिंक सो ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर दिया है जो ओके, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अनदर वे। सो फिर मैं इसको दूसरी तरह से फिर रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। In the next question we have AXB and CXT are the straight lines in which X is the midpoint of AB and AC is the parallel to DB. Okay, so show that the triangle AXC is congruent to triangle BXT. Give a reason for each statement you make. Okay, so from the given we see that x is the midpoint of AB. अगर x midpoint है AB का, so that means A to x and x to B both are at the same distance from x. So as x is the midpoint, so A to x is measurement A to x is congruent to measurement B to x. Okay, so as the reasoning is x is the midpoint.
midpoint of AB. Okay, so the next thing is the angle x. एंगल x इज बेसिकली यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स के पास जो हमारे पास एंगल x बन रहा है, ये कॉमन एंगल बन रहा है। कॉमन एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल मेजरमेंट एंगल ए एक्स C is congruent to measurement angle BXD. So we can say that this is the vertical opposite angle. Okay. Okay. So the next is the angle A. The angle A is basically an angle B are the alternate angles. So we can say that measurement angle CA x is congruent to measurement angle d x dbx are the alternate angles. Alternate angles. So by using these postulates, we proved that the triangle AXB triangle AXC, sorry, is congruent to triangle BXD, and the postulates are side angle, side angle. Okay, in question number 18, we have f of x is equals to x plus 3. 3x minus 7. Find f of f inverse of x. So if y is equals to 3x minus 7, so for inverse we should have to write that and just simply replace them, and we need to find the value of y. So x plus 7 is equals to 3y, and x plus 7 by 3 is equals to y. So here is the answer. So we have f inverse of x is equals to x plus 7 divided by 3. Question number 19, part A is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, and P is this, Q is this. Find the value. We have the universal set. We need to find the value of P union Q. So P union Q is basically the sum of all the sides. So let's just write the P union Q over here. So A, E, F, G, H. I is repeating, so we need to write it over here once. And J. So 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 and 7 और I जो है वो common है. So here we have the P union Q. P union Q is equals to A, E, F, G, H, I, and J. So the next is, so in the next question, we need to find the number of the elements that comes in P prime intersection Q union R. So let's just write this P intersection first. So P intersection, so ये P universal set के साथ अगर हम इसको लेते हैं कि minus P, so पहले हम उसकी value ले लेते हैं, so that we am going to write directly P intersection over here. So we have A in common, so we cut them. E is over here and I is over here. So the rest of the values are P prime's value. So B, C, D, F, G, H, and J are the values of P prime, then union. So not the union intersection is Q union R. Okay, so directly I'm going to write this one C intersection Q union R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी C D E F G H I J. Okay, C D E F G H I and J. Okay, so हम common terms को find out कर रहे हैं. So common terms are
there is C, and then D, no E, there is F, there is G, H and I, G, H, not I, J, I नहीं है, J है. Okay, ये I J मुझसे भी मिक्स हो रहा है, so this is also J. ठीक है, so ये हमारे पास J की वैल्यू है. Okay, so the total numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so 6. So the numbers of this n belongs to the numbers. Okay, the number of the element in this set. So the number of the elements in this set is 6. Use the notation to describe the shaded subset in the Venn diagram. So यहाँ पर आपके पास तीन सेट्स हैं, ए बी एंड सी. सो ए और बी, ए और सी के जो है, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन हुआ है. सो ए और सी जो है वो उसमें शेडेड एरिया है. सो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो ए इंटरसेक्शन सी होगा. बट बी का जो एरिया है, जो बी सर्कल है, उसका एरिया जो है वो शेडेड नहीं है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है. सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. So in this question, we have A, B, C, and D are the points on the circle where A, B, O, C, okay, D. And what we need to find A, D, B. So we need to find the angle D. Where is D? There it is. Okay, so A, D, and B. Okay, so at the center we have angle 70 degree. So it's just simple. It's simple as because the angle is at the center. So angle at the circumference is always the half of the angle at the center. So it's just very simple. 70 divided by 2, that becomes equals to 35 degrees. So we have 35 degree. The angle D with the arms A, D, and BD is 35 degree. So the next angle we need to find is find B angle CD with the arms B and D, BC and D, DC. So यहाँ पर हमारे पास जो एंगल C हमने फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर है. So as this is the cyclic quadrilateral figure, so the opposite angles are equal. So opposite angle जो C के opposite है वो हमारे पास है angle A. So this is the opposite angle of angle C. But यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास ये पार्ट तो हमारे पास एंगल का दिया हुआ है, बट ये वाला पार्ट हमारे पास unknown. Okay, so to find this complete angle, angle A, first we need to figure out this half of this remaining part. Okay, for that, as this is OA and OB are the radii of the circle, so that means there is an isosceles triangle OAB over here. So OA and OB are the radii of circle. So that means OA is equals to OB. If OA equals to OB, then the angles at A and angles at B are equal. Okay, so angle OAB is equals to angle OBA. Okay, so as this is a triangle, so we know that the sum of the angles of the triangles is equals to 180 degree. Let's say मैं इसको कह देता हूँ these two angles are equal, so we can name them as x. So triangle के तीनों angles को अगर सम किया जाए तो 180 डिग्री के एंगल इक्वल बनते हैं. So एक एंगल x है, दूसरा एंगल x है, तीसरा एंगल 70 डिग्री है. So all of them becomes equals to, so this is from the triangle OAB. Okay, so that is 2x plus 70 degree, that is equals to 180 degree. Okay, 2x is equals to 180 degree minus 70 degree. 2x is equals to आपके पास आ जाएगा 1110. Okay, so ये मेरे पास आ गया 1110. So x would be equals to 55 degree. Okay, so यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 55 डिग्री. Okay, so 55 degree and 25 degree becomes the angle A.
Okay, so that becomes equals to angle A would be equals to 55 degree, and the remaining part is 25 degree. That becomes equals to 80 degree. So मैंने स्टार्ट में बताया था कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर के जो एंगल्स होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, एक हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री. लेट से इस एंगल को हम कह देते हैं वाई. जो हमारे पास सी, हमारे पास फाइंड आउट करना था BCD, ये हमारे पास अननोन है. ओके, ये हमारे पास 180 डिग्री है. ओके, सो ऑपोजिट एंगल जो हमारे पास एंगल ए है, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है एंगल सी. तो इन दोनों का सम जो है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटिक फिगर है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा. सो एंगल ए जो है वो हमारे पास 80 डिग्री है, और एंगल सी हमारे पास अननोन है. ठीक है, सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. सो वी हैव is equals to 100 degree. Okay, so there is question number 21. So just factorize this one. 4x square plus 5x minus 6. So इसको हम midterm quick कर लें. So how do we do that? डिफरेंट मेथड से हम जो है वो फैक्टराइजेशन के मेथड, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो हम यहाँ पर हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज 6 times 4 is 24. ओके, सो दिस इज 24. सो अगर हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, सो वी शुड हैव द मल्टीप्लिकेशन बिकम्स इक्वल्स टू 24. सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6. सो अगर हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, सो इन टर्म्स लाइक 8 times 3 वी हैव 84. सो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी हैव 8 minus 3 becomes equals to 5. Okay, so we have 8x minus 3x. ओके, 4x अगर हम यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, देन वी हैव x प्लस 2. और अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, देन वी हैव हियर. ओके, यहाँ पे अगर हम मिड टर्म को इस तरह की फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो हमारे पास इस स्टेप तक पहुँचने के बाद हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. सो अगर हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स दोनों के सेम आ जाएं, तो दैट मीन्स कि हम इसको राइट डायरेक्शन की तरफ क्वेश्चन को लेकर जा रहे हैं. सो यहाँ पर अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें, x प्लस 2 and 4x minus 3. So here we have the factors of this quadratic expression for x minus 3. Okay, in the next question we have 16 divided by x power 6 power minus 1 by 2. So पहले तो हम इसकी पावर को जो है वो पॉजिटिव बना लेते हैं. सो पॉजिटिव पावर करने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. x पावर 6 डिवाइडेड बाय 16. जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, सो हमारे पास ये पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी. सो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और हम इसके अगर इसको वैल्यूज को स्प्लिट कर देते हैं, तो x पावर 6 और यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगी. ठीक है, सो द डिनोमिनेटर इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाती है जस्ट सिंपल x का अगर हम लेते हैं तो 1/2 आ जाती है. तो x की पावर 1/2 टाइम्स 6, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3. सो वी हैव ओनली x पावर 3/4. A bag contain these 9 tiles ISOCELES isosceles. So Nu takes one tile from the bag at a random. She notes that the letter and then put the tile back into the bag. Find the probability that she does not take a letter E. Okay, so in total we have 9 letters, and if we remove these two E's, so the rest we have 7 letters. So we have the probability of this one becomes equals to 7/9. Okay, in the next part we have Noor now takes 2 of the 9 letter tiles at random without the replacement. Find the probability that both tiles shows the same letter.
So here we have the two E's and we have three S. Okay, S, and S. Okay, if you take S for the first time, because this question is without replacement, so out of 9 uh, we have one S out of 3 S in total, and 2 E's, so total 5. So in total is 3S. So the first time she picks 3S, so then we have 3 by 9. Okay, again because this is without replacement, so नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास एस बचेंगे वो 2 बच जाएंगे, सो देन और हमारे पास एक जो कॉर्ड ऑलरेडी इन हैंड होगा, सो वी हैव 8. देन हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो ई का पार्ट आएगा. सो इन ई वी हैव 2 e's, so 2 by 9. Okay, and multiplies the next times is only one e, one is in hand, and 2 by 1 by 8. So we just need to simplify them all. Okay, 3 2 times 6, and 8 9 times 72 plus 3 times 72, and we have 9 times 72, and that one equals to 1 by 8. So we have 1 by 8 in the answer. सॉरी, नॉट 1 by 9. यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये 2 है ना, सो इन सबको इरेज करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 2 times 1 और 72, so 8 by 72, so that becomes equal to 9, 1 upon 9. So the probability of choosing the two same letters, both the tiles shows the same letters, is 1 by 9. In the question number 23, the diagram shows the major sector of the circle with the center O and radius 3 centimeter. Major sector with the center O and the radius is 3 centimeter. Calculate the area of the sector. So area of sector का जो हमारे पास formula है, that is area of sector, and that is equals to theta divided by 360 degree times pi r square. Okay, so this basically this angle is theta. So theta is unknown, so first we need to find the theta. Total जो सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, उसमें से हम अगर 80 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, so we are left with 280 डिग्री. सो ये जो थीटा की वैल्यू है ये 280 डिग्री है. हम यहाँ पे इसको इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं. सो वी आर 280 डिग्री 360 डिग्री टाइम्स पाई. हमने आंसर जो है वो पाई में देना है, ठीक है. एंड द वैल्यू वी नीड टू फाइंड इज द के विद द के पाई. सो रेडियस इज 3, 3 स्क्वायर बिकम्स 9. ओके, 0 से कैंसिल 0 हो जाएगा, और 2 1 times and 2 8 times 16, and 2 1 times into 4 times, 2 9 times into 7 times 7 by 9. So we have 7 by 9 pi times 9. 9 cancel out with the 9, so we are left with the 7 pi. So our answer is 7 pi square. Okay, solve this one. We have 2 minus 5x, 3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, सॉरी 3x plus 10 दूसरी साइड पे चला जाएगा. So we are over here with this 2 minus 5x, that becomes equals to 9x plus 30. Okay, so 9 और 5 यहाँ पर चला जाएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा, so 9x plus 5x, that becomes equals to 14x, and that is equals to minus 28. Okay, 14 1 time and 14 2 times, so we have x equals to minus 2, so result is minus 2. Okay, express a single fraction in its simplest form. Okay, so अगर इसको simplest form के अंदर convert करना है, so first we need to cross multiply them. Okay, so 3 times 2x plus 1 divided by x minus 2. Okay, minus 5 into x minus 2 times 2x plus 1. ओके, तो यहाँ पे हम अगर इसको करते हैं, सो 6x plus 3 minus 5x. अगर हम minus 5x minus minus plus 10. Okay, then we have x minus 2 2x plus 1. और हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, so we are left with the x plus 13,
and in the denominator we have x minus 2 and 2x plus 1. सो हमें इसमें सिंगल फ्रैक्शन के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करना है, सो हमें इसके डिनोमिनेटर को भी करना है x plus 13. So we are left with 2x square and then plus x and then minus 4x and then minus 2. So we have x plus 13, 2x square minus 3x minus 2 is the answer. So the result is 2x square minus 3x minus 2. So the last question we have, O, A, B, C and O, P, Q, R are the parallelograms. A is a point on P, O, P and C is the point on O, R. So OA is equals to A and OC is equals to C. And OP ratio, OA ratio OP is equals to 1 ratio 4 and OC ratio CR is equals to 2 ratio 3. So OP, where is OP? OP is 1. OA is 1. And the OP is 4. Okay, and OC is 2 and OR is CR is 3. Sorry, CR is 3. Okay, so this is 2 and CR is 3. ओके, सो हमने ओ आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली ओ आर अगर हम यहाँ पर देखें तो ओ आर इक्वल है ओ सी के और सी आर के. सो सम ऑफ ओ सी प्लस सी आर बिकम्स इक्वल्स टू ओ आर. सो ओ सी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है सी, ठीक है, लेकिन हमारे पास सी आर की वैल्यू नहीं है. सो सी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन रेशो को यूज़ करते हैं, ठीक है. सो ओ सी, यहाँ पर हम इसको यहाँ से कर लेते हैं. सो ओ सी रेशो सी आर इज इक्वल्स टू 2 रेशो 3. ओके, सो यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सी आर की फाइंड आउट करनी है, ताकि हम यहाँ पे पुट करके और की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट बिकम्स इक्वल्स टू, सो व्हाट इज ओ सी इज बेसिकली सी, ठीक है. ओ सी इज सी. सो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे मैंने 302 को यहाँ पे लाया, सो सी आर में यहाँ पे. सो सी आर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है सी प्लस 3c/2. ओके, सो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है सी आर की वैल्यू है 3c/2. जस्ट सिंपली अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, सो 2c हो जाएगा और 2c प्लस 3c डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स इक्वल्स टू 5c/2. दैट इज द वैल्यू ऑफ ओ आर. सो ओ आर की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आई है, that is equals to 5c divided by 2. Okay, so find CQ. What we need to find here is CQ. CQ find out करना है as simple as possible in terms of A and C. हमें यहाँ पर जो है वो C से Q तक का यानी कि एक डायगोनल ड्रॉ करना है और वो हमने फाइंड आउट करना है. in terms of A और C की अब हमने CQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो बेसिकली CQ जो यहाँ पर डायगोनल है, दिस डायगोनल, ठीक है, दिस डायगोनल इज इक्वल्स टू बेसिकली सी आर एंड आर क्यू. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सी क्यू जो है ये डायगोनल है, ये इक्वल है सी आर प्लस आर क्यू के. ओके, सी आर की वैल्यू तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली थी. हियर इट इज 3c/2 इज इक्वल टू सी आर की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद द आर क्यू जिसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है. बट अगर हमारे पास, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं. सो अगर हम ओ पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, सो हम दैट वुड बी इक्वल्स टू आर क्यू, क्योंकि ओ पी की रेशो हमारे पास गिवन है. सो हम इससे वैल्यू जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी जो है वो इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास रेशो जो दी हुई है ओ ए इज इक्वल टू 1 रेशो 4, ठीक है. और ओ ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए,
अगर इसमें यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ए ओ पी इज इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो ओ पी की वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 4a। ओके, तो सी आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई थी, 3c/2 हमने फाइंड की थी, और आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 4a आ चुकी है। सो बेसिकली ये हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें मजीद, तो यहाँ से हमें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 डिवाइड भी करना होगा। सो ये हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 3c प्लस 8a divided by 2. We could write it as CQ is equals to 3C plus 8A divided by 2, or we could also write in the form 3C by 2 plus 4A. ओके, सो ये हमारे पास आ चुकी है सी क्यू की वैल्यू। फाइंड द रेशियो एरिया ओ ए बी सी, लुक एट हियर, ओ ए बी सी एंड ओ पी क्यू एंड आर। अच्छा, ये जो हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स बनी है, इन्हीं दोनों का एरिया पे जो है वो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये सो इन दोनों की हमने फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर इसको देखें, ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमने ओ से लेकर पी तक की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास ओ से लेकर पी तक की वैल्यू हमारे पास आई थी 4a। ठीक है, हमारे पास ओ से लेकर पी तक की वैल्यू हमारे पास आई थी 4a। अच्छा, अगर हमारे पास ये 4a थी, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम का डिस्टेंस a है, सो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 पैरेललोग्राम्स आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, 4 पैरेललोग्राम जिनकी ओ ए, लेट से यहाँ पे कोई और पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कोई और पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कोई और पॉइंट आएगा, जो हर एक ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बिकम्स इक्वल्स टू 4a हो चुका है। ठीक है, हिडन हिडन पैरेललोग्राम्स है। ठीक है, और अगर हम ओ आर के बारे में देखें, तो ओ आर की जो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी दैट इज 5c/2, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2.5। ओके, 2.5। अच्छा, अगर ये 2.5 है, सो दैट मीन्स अगर ये जो 2.5 यहाँ पर हमारे पास इन टोटल ये कितनी आई थी, ओ आर की 2.5 आई है। ठीक है, सो अगर सी ये है, ठीक है, तो एक सी यहाँ पर आ जाएगा और एक हाफ सी यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये टोटल जो है वो ओ आर जो है वो 2, यानी कि सी 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 प्लस 0.5 सी, तो ये तीनों होके जो है वो 2.5 सी बनेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूँ, इस रेक्टेंगल को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस फॉर्म में आएगा कि अगर यहाँ पे एक लाइन ये थोड़ा सा अजीब सा बनेगा, बट फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे बनाने की। ये यहाँ से ये और ये। अच्छा, अगर ये लाइन 4a है, ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, ये आपके पास यहाँ पे 4 पैरेललोग्राम्स बन रही हैं। ठीक है, सो हर एक का जो बेस है वो a है। ठीक है, सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू a प्लस ए एंड प्लस ए बिकम्स इक्वल्स टू 4a, तो ये 4 है। और जब हमने o टू r फाइंड किया था, तो हमने देखा था वो हमारे पास आया था 5c/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5c। ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था c तक, o से लेकर c तक का डिस्टेंस जो था वो हमारे पास था c। ओके, तो टोटल जो ये लेंथ थी 2.5c, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर 2.5 पैरेललोग्राम्स जो है वो हिडन है। सो ये भी c है, ये भी c है, लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज हाफ। ठीक है, दैट इज जस्ट ओनली 0.5 और हाफ, हाफ सी है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास इसका मतलब ये है, इसकी लेंथ जो है वो 2.5 है और इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 4a है। ओके, सो लेट्स सी कि कितनी, यानी कि आपके पास यहाँ पर हाफ हाफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर 1 कंप्लीट पैरेललोग्राम, और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके पास हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे रेशियोज बनती हैं। ओके, सो दिस इज ए एंड ए, सो दिस इज एंड दिस इज। ओके, ये वाली हाफ वाली है। ठीक है, ओके, सो बेसिकली इन सब की जो ऊपर वाली हैं, इनकी जो है जस्ट जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हाफ है, लेकिन ये जो ए पार्ट है ये कंप्लीट है। ठीक है, सो ये ए जो है इनका कंप्लीट है। ठीक है, और ये जो है ये इनका कंप्लीट सी है, सी 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 एंड सी एंड सी एंड सी एंड सी एंड सी। ओके, सो लेट्स सी कि ये टोटल कितनी बनती हैं, कि
पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरेललोग्राम्स हमारे पास ये आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ बिकम्स वन, एंड देन अगेन हाफ एंड हाफ बिकम्स अगेन वन। सो टोटल यहाँ पर आपके पास पैरेललोग्राम्स आ चुकी हैं 10। तो 10 पैरेललोग्राम्स हैं। सो ओ जो बड़ी पैरेललोग्राम है, तो बड़ी पैरेललोग्राम कितनी बन जाती है, ओ पी क्यू आर, ये हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है, और बाकी जो छोटी पैरेललोग्राम्स हैं वो 10 आ जाती हैं, तो हमारे पास 1:10 इसका आंसर होगा। सो ये हमने कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। ये सारे का सारा जो है वो मैं पीडीएफ की एट द एंड, वीडियो के एंड पे जो है वो लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।